Okay, so we start with J Advanced 2014 paper 2 of chemistry. First question देखेंगे. In the first question is given that acidic hydrolysis of ether as shown below is fastest when. So you can see in this reaction कि जो hydrolysis हुई है उस process में OR bond break हुआ है. Hydrolysis में OR bond break हुआ है. तो आपने जब से सबसे पहले acid ऐड किया है तो you can easily see कि पहले कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन वाली इक्वेशन बनेगी बिकॉज मीडियम एसिडिक है. मैं लिख रहा हूँ अपनी रिएक्शन. सर यहाँ पे हम SN1 से भी तो जा सकते हैं CO बॉन्ड ब्रेक करके. वही करने वाले. तो हमने यहाँ पे H+ को इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन दिया तो सबसे पहले यहाँ पे OH2+ वाला केस बनेगा. तो इट विल बी लाइक यहाँ पे एक H कनेक्ट होके प्लस बन जाएगा और फिर ROH लीव होके कार्बोकेटाइन बन जाएगा. कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी रिएक्शन की रिएक्टिविटी उतनी हायर होगी. तो दिस विल बी द कार्बोकेटाइन फॉर्म प्लस ROH. अब जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन होगी उतनी ज्यादा इस रिएक्शन का रेट हायर होगा क्योंकि आपको उसके बाद फर्दर वाटर से अटैक करा के अल्कोहल क्रिएट करना है. तो उसने पूछा हुआ है कि इस रिएक्शन का रेट कैसे इंक्रीज करें. तो रिएक्शन रेट इंक्रीज करने के लिए तरीका क्या हुआ, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे. क्योंकि जो कार्बोकेटाइन बन रहा है ऑलरेडी बहुत स्टेबल बन रहा है. तो अगर कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी इंक्रीज करनी है तो जो फिनाइल ग्रुप है उसको मोर एक्टिवेटेड ग्रुप से रिप्लेस कर दो. रिप्लेस द फिनाइल ग्रुप विद मोर एक्टिवेटेड ग्रुप. तो उसमें आप पहला पोजीशन पे मिथॉक्सी ग्रुप लगा दो या कोई भी एक्टिवेटिंग ग्रुप अप्लाई कर दो तो उससे रिएक्शन रेट जो है वो हायर हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे देखो पैरा मिथॉक्सी ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन करना है. तो अगर 2 ग्रुप सब्स्टिट्यूट करोगे तो रिएक्शन रेट और ज्यादा आएगा. एक सब्स्टिट्यूट करोगे तो इंटरमीडिएट होगा. मिथाइल ग्रुप लगाओगे तो भी रिएक्शन रेट बढ़ेगा. तो रिएक्शन रेट तो ABC तीनों से बढ़ने वाला है बट सबसे ज्यादा रेट किसके केस में आएगा, C के केस में. तो इसमें पूछा है कौन सा ऑप्शन फॉलो करें फॉर द मैक्सिमम रेट फास्टेस्ट रेट पूछा है. तो आंसर मस्ट बी C. क्लियर. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is isomer of hexane based on their branching can be divided into 3 distinct classes as shown below. The correct order of their boiling points. तो आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन में जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ाते जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता चला जाता है. तो हाईएस्ट विल बी फॉर. तो बेसिकली रूल जो लगाते हैं वो लगाते हैं वॉन ओवर फोर्सेस प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट एंड सरफेस एरिया. मॉलिक्यूलर वेट सेम दिया हुआ है तो यहाँ पे वॉन ओवर फोर्सेस जो है प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट लगाएंगे. तो इसका मतलब ब्रांचिंग अगर इंक्रीज करेंगे तो उससे सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा और अगर सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा तो वॉन ओवर फोर्सेस डिक्रीज कर जाएंगे और उसका नेट रिजल्ट होगा बॉइलिंग पॉइंट में डिक्रीज. तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट थर्ड वाले के लिए आएगा. देन इट विल बी सेकंड, लास्ट इट विल बी फर्स्ट. So with the given options, your answer must be B. Clear? वॉन ओवर फोर्सेस 2 फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होते हैं. मॉलिक्यूलर वेट एंड सरफेस एरिया दोनों से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है. मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाने से भी वॉन ओवर फोर्सेस राइज करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाने से भी वॉन ओवर फोर्सेस राइज करते हैं. ओके. Then to the next question. Next question is given the major product of the following reaction is so we have Cl, CH2, CH2, CO, CH3. इसमें Grignard reagent से अटैक करना है. इंट्राइज 0 डिग्री सेल्सियस एंड फॉलोड बाय इट इज एक्वस एसिड. मतलब हमने प्रोटोनेशन कराना है. ठीक है. तो इस केस में देखो CH3 MgBr से अटैक होना है तो इट विल प्रेफर टू अटैक एट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट. तो क्या होगा कि इसमें जो CH3 MgBr है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले COCH3 वाले साइट पे अटैक करेगा. ये आपका स्टार्टिंग रिएक्टेंट है. इस रिएक्टेंट पे आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अटैक कराना है. तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है CH3 MgBr. ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस साइट पे अटैक करेगा. ये इलेक्ट्रॉन पे शिफ्ट करेगा. अब जो ऑक्सीजन को O- बनेगा वो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल क्रिएट हो गया.
विद इन द मॉलिक्यूल जो न्यूक्लियोफाइल है वो फिर से एक बार अटैक करके Cl- को लीव करा देगा। तो दिस इज इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ स्ट्रेट रिएक्शन के हिसाब से, और फिर इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से Cl- लीव कर जाएगा। तो नाउ यू कैन सी दैट इट बिकम्स 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग with 1 member ऑक्सीजन। और जिस कार्बन से ऑक्सीजन कनेक्टेड है उस कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है। तो दिस मस्ट बी योर आंसर। तो फिर कार्डियक अटैक इज फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद विद इन द मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल भी प्रेजेंट है, लीविंग ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो विद इन द मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सो इन द गिवन ऑप्शंस आंसर लिखेंगे इसका डी। अब इसमें जो एक्वस एसिड दिया है उसका कोई अब यूज बचा ही नहीं इसमें, क्योंकि ईथर बन गया साइक्लिक ईथर फॉर्म व्हिच इज क्वाइट स्टेबल। तो यहाँ पे जो एक्वस एसिड लिखा है दैट इज ऑफ नो यूज इन दिस रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is given hydrogen peroxide in the reaction KiO4 plus H2O is respectively acting as। तो देखो आपको पता है कि H2O2 can be oxidizing agent, can be reducing agent depending upon the group जिससे रिएक्ट कर रहा है। आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो KiO4 में आयोडीन का ऑक्सीजन स्टेट +7 है। तो यहाँ पे आयोडीन इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर फॉलो कर रहे हैं। तो इसका मतलब केवल इसका रिडक्शन पॉसिबल है, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल है ही नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे रिडक्शन ऑफ आयोडीन विल टेक्स प्लेस। यहाँ पे रिडक्शन ऑफ आयोडीन विल टेक्स प्लेस, और जब आयोडीन का रिडक्शन होगा तो ऑटोमेटिकली H2O2 का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अगर H2O2 का ऑक्सीडेशन होगा तो H2O2 का फंक्शन यहाँ पे क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि HiO4 तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही हो सकता है। और NH2OH में नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट लिखेंगे तो इट इज -2। तो इसका मतलब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। तो हम लोग यहाँ पे रिडक्शन ऑफ आयोडीन होगा, तो इसका मतलब ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। समझ आया मतलब, दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। और दूसरी रिएक्शन जहाँ पे NH2OH है इससे H2O2 की रिएक्शन होगी, यहाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन स्टेट -2 है, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो इस केस में ऑक्सीडेशन ऑफ NH2OH होगा, तो ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। पहले रिएक्शन में H2O2 का फंक्शन रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरी रिएक्शन में H2O2 का फंक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो गिवन ऑप्शंस के हिसाब से उसका आंसर ए लिखेंगे। ठीक है। And the next question is given the product formed by the reaction of SOCl2 with white phosphorus। तो PCl3 बनाने का मेथड है। अगर इसी रिएक्शन में SO2Cl2 ले लेते हैं तो PCl5 बनने लगता है। तो स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन है। तो PCl व्हाइट फॉस्फोरस P4 की रिएक्शन SOCl2 से कराएंगे तो इसका प्रोडक्ट बनता है PCl3। ठीक है। अब यहीं पे अगर व्हाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन SO2Cl2 से होती तो उस केस में PCl5 बनता है। और तो ऑप्शन में PCl5 है नहीं, इसलिए कंफ्यूजन नहीं था। अगर इसी क्वेश्चन में PCl3 और PCl5 दोनों ऑप्शन लिख दिए जाते देन इट वुड हैव बीन अ टफ क्वेश्चन। अभी गिवन क्वेश्चन के हिसाब से इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। मल्टी करेक्ट के हिसाब से भी अगर याद रखना है तो उसमें PCl3 SO2 और H2Cl2 बनता है पहले, तो नॉट HCl2। तो इट फॉर्म्स H2Cl2, राइट। SO2Cl2 से एक रिएक्शन होती है तो उसमें PCl5 और SO2 बनता है। ठीक है। नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। It's given under the ambient condition the total number of gases released as a final product in the final step of the reaction scheme given below। तो कंप्लीट रिएक्शन लिखनी है तो फिर देते हैं टेक्निकल क्वेश्चन, बट अगर केवल आपको प्रोडक्ट प्रेडिक्शन करना है तो इट्स क्वाइट इजी। मैंने आपको जैसे लॉजिक समझाया वैसे कर सकते हो। सबसे पहली चीज आपको समझ में आ गया कि जेनॉन का XeF6 की अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो जो उसका प्रोडक्ट बनेगा, मैं अगर सारी रिएक्शन लिखूँ आपके लिए पूरी 1 by 1। तो XeF6 की अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो 3 मोल वाटर लगता है। आपको स्टेप बाय स्टेप पता है, फर्स्ट इट विल फॉर्म XeOF4, फिर XeO2F4 और फाइनली XeO3 बनता है। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से 3 मोल वाटर से रिएक्शन होने के बाद XeO3 और HF फॉर्म होगा, ये आपका पी है।
इसके बाद इसमें मीडियम एल्कलाइन करके एक बार और रिएक्शन कराई गई है, तो एल्कलाइन मीडियम करने के बाद एक OH माइनस और इस पर अटैक कर जाएगा, तो इसका जो अगला आंसर लिख सकते हैं हम लोग, दैट इज HXgO4 माइनस। मीडियम एल्कलाइन इसलिए एसिडिक फॉर्म में नहीं लिख रहे, नहीं तो इसको H2XgO4 भी लिख सकते थे, बट अभी हमने इसको HXgO4 माइनस लिख दिया। और फिर उसने बोला हुआ इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन कराया हुआ हमने, राइट। तो इसको अगर हम मान लो Q लिख देते हैं, दिस इज योर Q। अब इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेशन, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन बताया ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों पॉसिबल है, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन इन OH माइनस लिखेंगे तो इसका मतलब जेनॉन के दोनों ऑक्सीजन स्टेट चेंज करने हैं हमको, तो एक तो इसका लोअर ऑक्सीजन स्टेट प्रोडक्ट जेनॉन लिखेंगे, और एक इसका हायर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट लिखेंगे, दैट इज HgO6 4 ठीक है। और एट द सेम टाइम इसमें जो बाकी प्रोडक्ट बनने हैं वो वाटर और ऑक्सीजन बनेंगे। तो अब इसमें गैसियस प्रोडक्ट अगर चेक करने हैं तो गैसियस विल बी जेनॉन एंड ऑक्सीजन। स्लोली डिस्प्रोपोर्शनेशन होने के बाद जेनॉन और ऑक्सीजन बन जाएगा, तो नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट अगर हम इसमें लिखते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, it's well for the identification of beta naphthol by using dye test it is necessary to use। तो देखो बीटा नेफ्थॉल का अगर डाई टेस्ट परफॉर्म कराते हैं तो ये आपको पता है कपलिंग एजो कपलिंग वाली रिएक्शन है बेसिकली, ठीक है। डाइजोडाइजेशन करा के अगर पूरी रिएक्शन का प्रोसेस देखना है तो एक बार ही बता देता हूँ, तो आपको थोड़ा रिएक्शन का पहले बेस याद होना चाहिए। तो बीटा नेफ्थॉल का जब हम टेस्ट कराते हैं तो प्रोसीजर क्या है, बीटा नेफ्थॉल टेस्ट कराते हैं तो एनिलीन की रिएक्शन पहले NaNO2HCl से 0 डिग्री सेल्सियस पे करा के डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म करते हैं पहले, और डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कराई जाती है बीटा नेफ्थॉल से, जिससे कि ऑरेंज रेड डाई बनती है। तो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, सॉरी दिस इज नॉट, दिस इज अल्फा नेफ्थॉल, बीटा नेफ्थॉल लिखना है, दिस इज बीटा नेफ्थॉल, बीटा नेफ्थॉल। तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करेंगे, तो आपका जो फाइनल आंसर बनेगा दैट विल बी दिस, दिस इज एन ऑरेंज रेड कलर डाई। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि OH की जो पैरा पोजीशन है वो ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, वहाँ रिएक्शन हो नहीं सकती, केवल ऑर्थो पोजीशन पे अटैक पॉसिबल था, वही हमने कर दिया। ये आपकी ऑरेंज रेड डाई होगी। तो पहले तो टेस्ट ये हो गया आपके लिए। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बीटा नेफ्थॉल यूजिंग डाई टेस्ट इट इज नेसेसरी टू यूज, तो गिवन डाइज़ोमीथेन सॉल्यूशन एंड ऑफ बीटा नेफ्थॉल, ये तो रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि डाइक्लोरोमीथेन से तो कोई मतलब नहीं है। एसिडिक सॉल्यूशन से अगर आप H+ सॉल्यूशन में ले लेंगे तो जो एनिलीन है वही रिएक्ट कर जाएगा, तो आगे रिएक्शन वर्कआउट कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, वीकली एल्कलाइन मीडियम रखा जाता है, सो दैट एनिलीन की रिएक्टिविटी सिग्निफिकेंटली गुड बनी रहे, ठीक है। और अगर बीटा नेफ्थॉल जो है उससे भी OH माइनस नहीं निकलना चाहिए, या OH माइनस निकाल भी दोगे तो रिंग और एक्टिवेट कर देगा, तो रिएक्शन रेट हायर हो जाएगा, तो दैट विल फेवर दिस रिएक्शन। तो नॉर्मली जो में सही मीडियम रिक्वायर्ड होता है वो वीकली एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है, पर क्योंकि ऑप्शन में एल्कलाइन सॉल्यूशन ही लिखा है तो हम वही ट्राई करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ बीटा नेफ्थॉल, इसका आंसर होगा डी। डाइजोडाइजेशन रिएक्शंस की रिएक्टिव रिएक्शन रेट को बढ़ाने के लिए हम लोग स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम फॉलो करते हैं। एसिडिक मीडियम में NH2 जो एनिलीन ग्रुप है बेसिक ग्रुप है उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है, तो वो अवॉइड किया जाता है, तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ बीटा नेफ्थॉल, ठीक है। बट एनसीईआरटी में तो जब फिनॉल के साथ ही रिएक्शन कराई तो उसमें मीडियम एसिडिक लिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, इसका आंसर डी हो गया। Then question number 28 is given for an elementary reaction M gives N, the rate of disappearance of M increases by a factor 8 upon doubling the concentration of M, then the order with respect to M is, तो देखो उसने क्या बोला कि हमारे पास जो रेट है उसको अगर हम यहाँ पे एक्सप्रेशन में लिखे M के रिस्पेक्ट में, we can write rate is equal to K into active mass of M power alpha। यहाँ पे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू M जो है वो अल्फा हो जाएगा,
तो बोला हुआ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम जो है वो डबल किया है, तो उससे रेट जो है वो 8 टाइम्स हो जा रहा है। ये 2/3 हो गया बेसिकली। यहाँ से अल्फा की वैल्यू डायरेक्टली 3 रिपोर्ट करेंगे, तो गिवन ऑप्शंस के हिसाब से इसका आंसर जो है 3 हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें थोड़ा सा ट्रिक थी, मतलब ये थोड़ा कंफ्यूज कर सकता था, क्योंकि यहाँ पे देखो एक एलिमेंट्री रिएक्शन लिखा, आपको बता देता हूँ कंफ्यूजन। तो अगर कोई इसमें m का कोफिशिएंट 1 मान लेता है तो उसका सवाल गलत हो जाता है। तो अभी जो m गिव्स n लिखा है, ये एक बैलेंस इक्वेशन नहीं लिखी है ऑब्वियसली, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन में जो बैलेंसिंग कोफिशिएंट होता है वही उसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है। तो अभी m टू n जो रिएक्शन लिखी है उसका बैलेंसिंग कोफिशिएंट नहीं पता है हमें, आपको उसको बैलेंस नहीं मानना है, तो हमें जो गिवन एक्सपेरिमेंटल डेटा उसी से सॉल्व करना है। अगर यहीं पे एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी होती और एलिमेंट्री रिएक्शन लिखा होता, तो जो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वही ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो जाता डायरेक्टली। यहाँ उस टर्म से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि एम टू एन केवल जनरल इक्वेशन लिखी जो बैलेंस करके नहीं लिखी गई है। नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। इट्स गिवन फॉर द प्रोसेस वाटर लिक्विड गिव्स वाटर गैसेस at 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atmospheric pressure, द करेक्ट चॉइस इज। तो देखो वाटर लिक्विड से अगर वाटर गैसेस फॉर्म बना रहे हैं हम लोग, तो ये इसका इक्विलिब्रियम स्टेट होगा, बिकॉज 1 एटमॉस्फेयर 100 डिग्री सेल्सियस ये बॉइलिंग पॉइंट की कंडीशन है, और बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड वाटर वाटर वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी 0 होगा, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी 0 होगा, और आप जानते हो डेल्टा जी की वैल्यू -3 डेल्टा एस टोटल होता है। तो यहाँ से आप बता सकते हो कि इस रिएक्शन का जो डेल्टा एस टोटल है वो 0 होगा। अब लिक्विड चूंकि गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो डेल्टा एस सिस्टम जो है वो पॉजिटिव होगा, डेल्टा एस सिस्टम जो है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि एंट्रोपी राइज हो रही है, लिक्विड से गैस बन रहा है। और डेल्टा एस टोटल 0 है, तो सर्टेनिटी डेल्टा एस सराउंडिंग जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का डेल्टा एस सिस्टम पॉजिटिव और डेल्टा एस सराउंडिंग नेगेटिव लिखेंगे। ठीक है, वैसे पता चला क्योंकि ये इक्विलिब्रियम स्टेट है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे डेल्टा जी 0 डेल्टा जी इक्वल टू माइनस डेल्टा एस टोटल होता है। डेल्टा जी 0 है तो डेल्टा एस टोटल 0 होगा, तो इसका मतलब डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू माइनस टाइम्स डेल्टा एस सराउंडिंग हो जाएगा। तो अगर डेल्टा एस सिस्टम पॉजिटिव है तो डेल्टा एस सराउंडिंग नेगेटिव आएगा, तो उसका आंसर लिखेंगे बी। ठीक है, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन assuming 2s2p mixing is not operative, the paramagnetic species among the following। ओके, कोई थोड़ा ट्रिक लगा दिया उसने, अगर 2s2p मिक्सिंग नहीं फॉलो करेंगे तो जो ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो चेंज नहीं होगा। आपको मैं दोनों ऑर्डर पहले लिख देता हूँ तो आपको याद आ जाएगा। सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz। ये कब होता है? when 2s2p mixing is there, 2s2p mixing is operative, तो ये ऑर्डर फॉलो करते हैं, जो कि लेस देन 14 को अप्लाई करते हैं। एंड व्हेन 2s2p मिक्सिंग इज नॉन ऑपरेटिव, तो ये ऑर्डर वाला फॉलो किया जाता है जो 14 के बाद लिखते हैं। तो ऑर्डर ऑफ फिलिंग हो जाएगा सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px। अब आगे देखने की जरूरत है, उसके आगे की जरूरत ही नहीं है। तो ये पाई 2px और पाई 2py हो जाएगा। तो आपको इस ऑर्डर से चेक करके बताना है कि कौन सा इसमें से पैरामैग्नेटिक है, राइट। तो आप देखो Be2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं। Be2 तो चाहे sp मिक्सिंग हो या ना हो, दोनों ही केस में बॉन्ड ऑर्डर्स का 0 आएगा। तो उसका मतलब एक ऑप्शन तो आपको डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि आंसर नहीं होगा, बिकॉज Be2 के लिए तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा। अब ये स्पीड में करने का तरीका बता रहा हूँ, तो Be2 तो चेक ही नहीं करना था, N2 भी चेक करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑर्डर चाहे हम पहले सिग्मा 2pz करें चाहे बाद में सिग्मा पाई 2py करें, तो इट इज 14 इलेक्ट्रॉन, हर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड ही है हर कंडीशन में, चाहे पहले वाला रूल फॉलो करें चाहे सेकंड वाला रूल फॉलो करें, ऑल ऑर्बिटल्स विल बी कंप्लीटली फिल्ड। तो ये भी पैरामैग्नेटिक नहीं आ सकता। अब चेक करना है B2 एंड C2। तो आप जानते हो कि अगर रूटीन तरीका होता तो B2 पैरामैग्नेटिक होता, तो B2 नहीं चेक करेंगे, पहले आप चेक करो C2, क्योंकि अगर C2 फिट हो गया तो वही आंसर हो जाएगा, नहीं हुआ तो फिर B2 तो है ही नहीं।
क्योंकि हमें पता है अगर B2 आंसर होता तो ये इतना ट्रिकी सवाल पूछते ही नहीं, फिर ये ऑपरेटिव नॉन ऑपरेटिव की कलाकारी करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि तो हम याद करके आते हैं कि O2 और B2 पैरामैग्नेटिक होता है। तो B2 उसका आंसर पहले नहीं चेक करना होता है। अब ये सब टाइम बचाने का तरीका है। अगर आपने पहले B2 चेक करा और वो डायमैग्नेटिक निकला तो C2 आंसर लिख लेना। तो यहाँ पे हम दो ऑप्शन पहले ही रिजेक्ट कर दूंगा, तो इसलिए बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। बट फिर भी मेरा सजेशन है कि C2 पहले चेक करना चाहिए। अब C2 पहले चेक करेंगे तो सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। और तो अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे हो तो ये चार तो लिखने ही नहीं चाहिए थे, 8 इलेक्ट्रॉन तो पहले ही हटा देने होते हैं, क्योंकि ये तो जीरो हो जाता है यहाँ तक। इतने तक इलेक्ट्रॉन फिल करने से बॉन्ड ऑर्डर जीरो बन जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग है उतनी एंटी बॉन्डिंग है, तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता पैरामेटिज्म डायमेटिज्म। तो कोशिश करनी चाहिए थी इसके बाद से फिल करते। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन पहले फिल हो गए, तो सिग्मा 2p z2 10 हो गए, phi 2p x1, phi 2p y1, ये आपके 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इससे ये पता चल गया ये पैरामेटिज्म। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। इसका आंसर बी नहीं लिखना था। नॉर्मली जो लोग रट के गए थे कि B2 और O2 पैरामैग्नेटिक होता है, उनके लिए सवाल फंस जाना था। उसके पूरा कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए था। तो इसका आंसर हमारा आएगा सी। ठीक है। And to a paragraph question, given scheme 1 and 2 describes the sequential transformation of alkyne M and N. Consider only the major products formed in the step in the scheme given. तो देखो हमारे पास एक पहले एल्काइन दे रखी है जिसकी रिएक्शन NaNH2 एक्सेस से करा रहा है। तो जब आप NaNH2 एक्सेस लेंगे तो अल्कोहल का भी H प्लस निकल जाएगा और एल्काइन का भी H प्लस निकल जाएगा। उसके बाद CH3CH2I 1 इक्विवेलेंट दे रखा है। तो आपको पता है जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा। तो O माइनस और C माइनस में C माइनस स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल को ट्रीट करेंगे। ठीक है। जो एसिड स्ट्रॉन्गर होता है उसका कॉन्जुगेट बेस अपने आप वीक हो जाता है। तो अल्कोहल जो अल्काइन से स्ट्रॉन्गर एसिड है तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो वीक काउंट करेंगे। तो यहाँ कार्बन माइनस से अटैक कराएंगे। तो पहले CH2CH3I जोड़ेंगे, बाद में O माइनस पे अटैक कराएंगे, तो दूसरी साइड में CH3 ऐड करेंगे और बाद में हाइड्रोजन लिंडास कैटालिस्ट से रिएक्शन कराई गई है। तो आपसे उसने पूछा है कि प्रोडक्ट एक्स लिखना है आपको सबसे पहले। तो मैं इसकी पहले रिएक्शन लिख रहा हूँ आपके लिए। तो इट इज OH CH2CH2। तो सबसे पहले हम इसका रिएक्टेंट से प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं M से। दिस इज द रिएक्टेंट। इसकी सबसे पहले रिएक्शन X से NaH2 से कराई गई है। तो दोनों H हट जाएंगे, कार्बन एल्काइन वाला भी और अल्कोहल वाला भी, क्योंकि अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होता है टर्मिनल एल्काइन से। ध्यान रखना है केवल अमोनिया या नाइट्रोजन वाले जो डेरिवेटिव्स कम एसिडिक होते हैं, क्योंकि sp हाइब्रिड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, ऑक्सीजन से ज्यादा नहीं होती है। तो यहाँ पे दोनों साइड पे माइनस चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे जो C होगा उस पर भी माइनस चार्ज आएगा। तो थोड़ा पूरा लिखना पड़ेगा, इससे कार्बन का बन जाएगा। ये आ जाएगा O माइनस CH2, उसके बाद CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, ये बनेगा इसका सबसे पहले रिएक्शन। अब इसकी रिएक्शन 1 इक्विवेलेंट CH3CH2I से करा रहा है। CH3CH2I 1 इक्विवेलेंट दिया हुआ है। तो ये एल्काइन वाली साइड अटैक करेगी क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी O माइनस CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 और फिर इसकी रिएक्शन CH3I से कराते हैं और इधर वाली साइड से न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा और I माइनस लीव कर जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा CH3O CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 और फिर इसकी लिंडास कैटालिस्ट से रिएक्शन करा रहा है। इससे सेल्कीन फॉर्म होगी। लिंडास कैटालिस्ट से प्रोडक्ट लिखेंगे तो इससे सेल्कीन फॉर्म होगा। तो दोनों H एक साइड में आ रहे हैं और एक प्रोडक्ट आया CH2O CH3 और दूसरी तरफ आया CH2 ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो मैं इससे सेल्कीन लिखेंगे तो गिवन ऑप्शन के हिसाब से अगर इसका आंसर लिखेंगे तो A फिट होगा। इससे हमारा आंसर हो जाएगा A। समझ आया पहले? तो बस एक ही चीज का ध्यान रखना था, पहले दोनों ग्रुप एसिडिक है तो दोनों H हटने थे और फिर O माइनस और C माइनस में आपको न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर कंपेयर करना था। तो C माइनस इज सर्टेनली स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू O माइनस बिकॉज sp3 नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp हाइब्रिड कार्बन से कम होती है, जबकि sp3 ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp हाइब्रिड कार्बन से ज्यादा होती है। ठीक है।
तो प्रोसीड करता है, तो हमने 2 मोल NaNH2 ले रखा है, तो उससे पहला जो कंपाउंड बनेगा दैट इज CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, एक तो यहाँ पे कंज्यूम हुआ, और दूसरा एक और इक्विवेलेंट जो अगला वाला रिएक्टेंट है उसके साथ कंज्यूम हो जाएगा, तो Br CH2 C CH3 H OH, यानी O माइनस फॉर्म लिख लो। ठीक है, अब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस साइड पे अटैक करके Br माइनस को लीव करा देगा। हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH O माइनस CH3, राइट। सर H3O प्लस माइल्ड दे रखा है, तो मतलब हमें O माइनस को एल्कीन तक कन्वर्ट नहीं करना है, केवल अल्कोहल बना के फिर से छोड़ देना है, मतलब जो H प्लस निकाला वही H प्लस वापस दे दो। सर यहाँ पे एसिटिलीन इतनी बेसिक है कि अल्कोहल का एच निकाल ले। ऑब्वियसली अल्काइन का एसिडिक कैरेक्टर तो अल्कोहल से ज्यादा होता ही है, ये फॉर्म बन गई। इसके बाद हाइड्रोजन पैलेडियम कार्बन से रिडक्शन कराएंगे, तो जो मल्टीपल बॉन्ड यानी जो एल्काइन है वो रिड्यूस हो जाएगी, ये बन जाएगा CH3 CH2 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 CH OH CH3, और बाद में इसका CrO3 से ऑक्सीडेशन कराएंगे तो अल्कोहल जो वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर बनेगा CH3 CH2 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 3 दो 5 कार्बन C डबल बॉन्ड और CH3, ये आपका फाइनल वाई प्रोडक्ट होगा मेरे हिसाब से। अब ऑप्शन चेक करो, पहले ऑप्शन लिखा है गिव्स पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, ये गलत हो गया। गिव्स पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, ये भी गलत हो गया। गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ये ठीक है। यहाँ पे देखो आइडोफॉर्म टेस्ट पॉसिबल है, COCH3 ग्रुप है, तो इसकी वजह से पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट आ जाएगा। उसके बाद लिखा है इट इज अ फंक्शनल आइसोमर ऑफ एक्स और ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ एक्स, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो नहीं है, फंक्शनल आइसोमर हो सकता है। फंक्शनल आइसोमर कैसे हो सकता है कि वहाँ पे देखो एक एल्कीन और एक ईथर है, ठीक है, और यहाँ पे एक कार्बोनाइड है, तो डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन तो मैच कर रही है, कार्बन और मैच करा लो, तो 3 2 5 6 7 कार्बन इसमें, और 1 2 3 4 5 6 कार्बन, गलती कर दी है, कार्बन कम कर दिया 4, नंबर ऑफ कार्बन एक बार चेक कर लो, कम मिला दीजिए। यहाँ पे एक कार्बन देखो लिखने में कम हो गया, इसीलिए मैं कह रहा हूँ फार्मूला तो मैच करना चाहिए सबसे पहले। यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड के बाद 2 कार्बन थे, तो ये CH2 O CH3 होना चाहिए था, तो इसका मतलब यहाँ एक कार्बन और बना ले बीच में, तो प्लस बी CH2 O CH3, ठीक है, जल्दी से ऑप्शन सही मैच कर रहा है ना, 2 कार्बन, ठीक है, तो ये 7 कार्बन हो गए। अब फॉर्मूला देखो मैच कर जाएगा, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और एक ऑक्सीजन मैच कर गई, नंबर ऑफ कार्बन भी मैच कर गए, तो ये फंक्शनल आइसोमर हो गए, तो एक्स एंड वाई आर फंक्शनल आइसोमर। जब एक्स एंड वाई फंक्शनल आइसोमर हो गए तो उसका आंसर क्या लिखेंगे, सी। अब यहाँ देखो जो ट्रिक थी क्वेश्चन की वो सबसे पहले देख लो ध्यान से, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे देखो NaH2 इक्विवेलेंट दिया था स्टार्टिंग में, जबकि आप रिएक्टेंट देखोगे तो उसमें एक ही इक्विवेलेंट यूज हो रहा है, उसका कोई फर्दर यूज समझ में नहीं आएगा आपको, लेकिन जैसे ही आप अगला स्टेप परफॉर्म करोगे जहाँ पे अल्कोहल दे रखा हुआ है, तो आपको समझ में जाएगा कि दूसरे NaH2 को करना क्या है, तो दूसरे NaH2 से अगले वाले OH का O माइनस कर, क्योंकि अगर 2 मोल इक्विवेलेंट NaNH2 नहीं लोगे तो आगे रिएक्शन बंद हो जाएगी, क्योंकि जो एल्काइन है वो अल्कोहल का H+ लेने के बाद आगे रिएक्शन करेगी नहीं, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक पॉसिबल ही तब होगा जब दूसरा H भी निकल जाएगा, एसिडिक H नहीं बचना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो ध्यान देने की जरूरत थी वो थी माइल्ड NH3O प्लस पे, यहाँ से एल्कीन नहीं बनानी थी, सिर्फ अल्कोहल को दोबारा रिटेन कर लेंगे, मतलब जो NaNH2 में H+ निकाला था उसको दोबारा रिटेन कर लेंगे, तो ये 2 बातें ध्यान देनी थी, अदरवाइज तो सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। The next question is given an aqueous solution of metal M1 reacts separately with reagent Q and R in the axis to give tetrahedral and square barrel complexes respectively. An aqueous solution of another metal M2 always forms tetrahedral complexes with these reagents.
Aqueous solution of M2 on reaction with reagent S is white precipitate which dissolves in excess of S. The reaction is summarized in the given below. अब देखो यहाँ पे कोई भी क्लू नहीं है आपके पास, M1 M2 S2 R सब अननोन ही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं में ऑप्शंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो उसका M1 और M2 दो मेटल्स दे रखे हैं जिनके सेम रिएजेंट Q और R से रिएक्शन होने के बाद एक में स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, और दूसरे केस में चाहे कोई भी रिएजेंट लिया जाए तो इससे आपको पता चल रहा है कि Q और R में स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड का डिफरेंस क्रिएट हो रहा होगा, और M1 M2 सर्टेनली 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं। M1 एंड M2 आर सर्टेनली ऑफ 3D सीरीज, ये कंफर्म पता चल रहा है। एक बात, दूसरी बात जो मैंने बताई, क्या बताई कि लिगेंड्स होंगे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड होंगे। तो आपको देखो 33 के ऑप्शन से क्लियर हो रहा है, एक तरफ HCl और एक तरफ KCl लिया हुआ है, तो इसका मतलब एक तरफ फ्लोराइड लिगेंड लेंगे और एक तरफ साइनाइड लिगेंड लेंगे, तो ये तो एक हेल्प हो गई। जिस तरफ स्क्वायर प्लेनर बनाना है उस तरफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होना चाहिए, इसका मतलब R सर्टेनली KCl होगा, R सर्टेनली KCl होगा, और HCl में जो Cl है वो आपका वीक फील्ड लिगेंड होगा, तो इसका मतलब Q और R पता चल गया आपको सबसे पहले क्लू से। तो गिवन ऑप्शन से अगर हम ट्राई करेंगे तो Q को हमें HCl लेना पड़ेगा और R को जो है वो KCl लेना पड़ेगा, ठीक है। अब M1 के केस में देखो स्क्वायर प्लेनर टेट्राहेड्रल बन रहा है, तो जिंक तो नहीं हो सकता क्योंकि Zn 3D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, बोथ द केसेस इट विल गिव यू अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो M1 जो है वो जिंक नहीं हो सकता। तो गिवन ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम प्रोसीड करेंगे तो कोबाल्ट और निकेल में कंपेयर करना है, तो गिवन ऑप्शन है उसके हिसाब से Q एंड R जब हमने फिट कर लिया तो कोबाल्ट और निकेल चेक करना है। तो कोबाल्ट 2 प्लस लिखेंगे तो उसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3D7, और निकेल 2 प्लस लिखेंगे तो उसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3D8, ठीक है। तो पहले देख लो ध्यान से, अगर हम कोबाल्ट 2 प्लस लिखेंगे तो इट इज 4s2 3D7 कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन 3D7 बनेगा, निकेल के लिए 3D8 कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। तो Cn माइनस के केस में और तो कोई व्यू है नहीं, सोल्यूशन एज अ मेटल लगेगा, ठीक है। बस तो अब इसके बाद देखो इससे M1 हमें डिसाइड करना है, तो D8 कॉन्फ़िगरेशन में अगर Cn माइनस लिगेंड लेंगे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होने की वजह से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे ये चीज। तो NiCN4 2 माइनस अगर लिखेंगे तो ये स्क्वायर प्लेनर आ जाएगा, राइट। तो उसके हिसाब से आपका आंसर जो है बी बन जाना चाहिए, राइट। देन वी गो फॉर अनदर क्वेश्चन, गिवन रिएजेंट एस। तो देखो अब एक चीज प्रूव कर रही है कि आपका जो M2 होगा वो सर्टेनली जिंक जैसा कंपाउंड होना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ टेट्राहेड्रल बन रहा है, और जिंक की स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट से रिएक्शन कराने से व्हाइट प्रेसिपिटेट और एक्सेस से प्रेसिपिटेट डिसॉल्व करना है, तो जिंक का एम्फोटेरिक कैरेक्टर होने की वजह से KOH के साथ रिएक्शन होगी। तो अगर हम M2 को जिंक समझते हुए रिएक्शन लिखते हैं तो Zn2 प्लस की रिएक्शन अगर सबसे पहले NaOH के साथ होती है तो इट फॉर्म्स, या KOH के साथ होती है तो इट फॉर्म्स जिंक हाइड्रोक्साइड, ये आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है जो एक्सेस ऑफ KOH को डिसॉल्व कर जाता है या NaOH को डिसॉल्व कर जाता है, फॉर्मिंग K2Zn, पोटेशियम जिंकेट बोलेंगे। नाउ इट इज अ सॉल्युबल वन, इसका आंसर जो आएगा वो रहेगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है एक्स एंड वाई आर द वोलेटाइल लिक्विड्स ऑफ मोलर वेट 10 and 40 ग्राम per mole respectively. The two cotton plugs are soaked with X and the another soaked with Y are simultaneously placed at the end of the tube of length 24 centimeter as shown below in the figure. The tube is filled with an inert gas of 1 atmospheric pressure and temperature 300 Kelvin. Vapors of X and Y react to form a product which is first observed at a distance of 3 centimeters from the plug soaked in the X. Take X and Y have the equal molecular diameters and assume their ideal behavior.
फॉर द इनर्ट गैसेस एंड द टू वेपर्स। तो इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आपको बताना, ये एक्चुअली में डिफ्यूजन का क्वेश्चन है। आइडेंटिकल क्वेश्चन हम लोगों ने एक बार अमोनिया और HCl के लिए किया हुआ, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। इसमें दो अलग अलग सब्सटेंसेस दे रखे हैं एक्स और वाई, जो कि दोनों एंड से डिफ्यूज कर रहे हैं। तो जितने टाइम में एक्स ने डी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, उतने टाइम में वाई ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करे होगी, 24 - 3। तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एक्स है अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाई जो है, दैट शुड बी रिटन एज रूट ओवर m2/m1, दैट इज my/mx। तो x ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो है d, y ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है दैट इज 24 - 3, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 40/10। मोलर मास देखो 40 और 10 दे रखे, ये सॉल्व होकर 2 आ जाएगा। तो यहाँ से d इज इक्वल टू 2 टाइम्स 24 - 3, यानी कि d की वैल्यू आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब डिफ्यूजन का केस है क्योंकि इनर्ट गैस है, दोनों वोलेटाइल सब्सटेंस है, उनके मॉलिक्यूलर डायमीटर सेम वन है, तो बाकी सारे फैक्टर जो डिफ्यूजन के वो कॉमन है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है तो रूट ओवर m2/m1 अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से डी हो जाएगा, दैट विल बी 16 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में देखो क्लू भी दे रखा है एस्टिमेटेड फ्रॉम द ग्राम्स लॉ, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ग्राम्स लॉ से इसको फॉलो करना है। उसके बाद अगले क्वेश्चन में देखो दे रखा है द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डी इज फाउंड टू बी स्मॉलर देन द एस्टिमेटेड estimate obtained using the Gram's law is due to। तो देखो अगर प्रैक्टिकल कंडीशंस की बात करेंगे, तो अगर आप बिल्कुल आइडियल बिहेवियर काउंट करेंगे, तो जिस प्रोसेस से एक्स चला और वाई चला, उसने आइडियली एक्स ने डी ट्रेवल करा और वाई ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो करी 8 सेंटीमीटर। समझ गए, तो एक तरफ से 16 सेंटीमीटर, दूसरी तरफ से 8 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में लिखा है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डी इज फाउंड टू बी स्मॉलर देन द एस्टिमेटेड obtained during the Gram's law। तो पहले केस में दिखा है ड्यू टू द लार्ज मीन फ्री पाथ ऑफ एक्स एज कम्पेयर टू वाई। आपको पता है कि मीन फ्री पाथ जो होता है वो डिपेंड्स अपॉन मॉलिक्यूलर डायमीटर होता है, और उसने एक्स और वाई के लिए दोनों के लिए बराबर बोल रखा है, तो इसका मतलब मीन फ्री पाथ से तो ये चीज डिसाइड नहीं होने वाली है। दूसरे केस में लिखा है लार्जर मीन फ्री पाथ ऑफ वाई एज कम्पेयर टू एक्स, तो ये भी गलत हो गया। तीसरे केस में लिखा है इंक्रीज कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ वाई विद द इनर्ट गैस एज कम्पेयर टू द एक्स विद द इनर्ट गैस। तो अगर y की कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो y की डिस्टेंस कम होनी चाहिए थी, x की कम नहीं होनी चाहिए। तो उसमें डिस्टेंस बोला है x वाली कम हो रही है क्योंकि d कम बता रहा है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो उसका मतलब इंक्रीज कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ x विद द इनर्ट गैस एज कम्पेयर टू द y विद द इनर्ट गैस, मतलब x का इनर्ट गैस से ज्यादा कोलिजन होने की वजह से उसको एक्चुअली जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी चाहिए थी वो उससे कम ट्रैवल कर पाया, इस वजह से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कम हो गई। तो इसके हिसाब से इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। समझ गया, क्योंकि जो मीन फ्री पाथ होता है वो मॉलिक्यूलर डायमीटर पे डिपेंडेंट होता है, और क्वेश्चन में देखो क्लियरली गिवन है, उसी को ध्यान से देख लो। क्वेश्चन इज गिवन दैट एक एक्स एंड वाई हैव इक्वल मॉलिक्यूलर डायमीटर्स, मतलब दोनों के इक्वल मॉलिक्यूलर डायमीटर है, तो इसका मतलब उनका जो मीन फ्री पाथ है वो सेम हो जाएगा। मीन फ्री पाथ डिपेंड्स ऑन मॉलिक्यूलर डायमीटर। तो उससे कोई रिलेशन नहीं सेट करना है। तो अगर एक्स की कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाएगी तो उसकी डिस्टेंस ट्रैवल कम हो जाएगी अपने आप, तो उसकी वजह से जो डी की प्रैक्टिकल वैल्यू है वो गिवन वैल्यू से कम आएगा, तो उसके बेसिस पे इसका आंसर जो है इनको डी रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, क्लियर। Then to the next question. Next question लिखा है different possible thermal decomposition pathways of peroxy esters are shown below. Match each path from list one with an appropriate structure from the list two and select the correct answer using the code given in the list. तो जब हमारे पास क्या है, सबसे पहले एक पॉलीस्टर दे रखा है। पॉलीस्टर को हम लोग हीट करके पहले CO2 एलिमिनेट कर रहे हैं और बाद में इसको RO रेडिकल और R- रेडिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं। दूसरे पार्ट में QP रिएक्शन करा के CO2 एलिमिनेट कर रहे हैं, R रेडिकल और R- रेडिकल बना रहे हैं, और फाइनली R- रेडिकल ब्रेक होकर फिर से R रेडिकल और X रेडिकल प्लस एक कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है।
फिर ऐसे ही आर वाले केस में आर सी ओ रेडिकल बनता है, आर ओ आर डैश ओ रेडिकल बनता है, और बाद में उसकी CO2 एलिमिनेट करा के आर रेडिकल और एक्स रेडिकल क्रिएट कर रहे हैं, एंड देन कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं। और लास्ट वाले केस में आर सी ओ रेडिकल से आर डैश ओ रेडिकल CO2 रिमूव करके आर रेडिकल और आर डैश ओ रेडिकल बना है। तो आपको अलग अलग पाथ मैच कराना है, तो कौन सा वाला पाथ किस वाले केस से मैच कर रहा है। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन समझ में आ गया करना है। तो क्वेश्चन के हिसाब से देखो, आपको पाथ दे रखे हैं PQRS जो मैंने ऊपर लिखा है, और फिर लिस्ट 2 में आपके रिएक्टेंट दे रखे हैं 1 2 3 4, जिनको हमें मैच कराना है। तो सबसे देखो, पहले देखो फर्स्ट वाले रिएक्टेंट को अगर हम देखें, तो उसमें अगर रेडिकल से ब्रेक करेंगे तो इट विल फॉर्म C6H5CH2COO रेडिकल एंड CH3O रेडिकल। उसमें जो C6H5CH2 रेडिकल बनेगा वो आसानी से स्टेबल रेडिकल होगा, उसमें CO2 एस्केप कर सकती है पहले ही वो, और CH3O रेडिकल बन जाएगा जो फर्दर ब्रेक नहीं कर सकता। तो रेडिकल स्टेबिलिटी से अगर हम डिसाइड करेंगे तो पाथ 1 जो है वो फर्स्ट वाले ऑप्शन से मैच कर जा रहा है। C6H5CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 को अगर हम हीट कर रहे हैं, तो उसको हीटिंग करने से, यही बोला हुआ था, डिफरेंट पॉसिबल थर्मल डिकम्पोजिशन पाथ्स आर गिवन, तो उसको अगर हम हीट कर रहे हैं तो उससे एक कंपाउंड बनता है C6H5CH2 रेडिकल जो कि स्टेबल रेडिकल है, प्लस OCH3 रेडिकल दूसरा रेडिकल बनता है, प्लस CO2 एस्केप कर जा रहा है। तो उसका मतलब ये पाथ बी से मैच कर जा रहा है। तो अगर आप इतने एक से चेक कर लो तो उसका आंसर ए लिख सकते हो। ऐसे क्वेश्चन देखो सारे ऑप्शन चेक नहीं करने होते, तो दिस इज नॉट मल्टी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑफ 8 मार्क क्वेश्चन, दिस इज एक्चुअली सिंगल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन जिसका वेटेज 3 मार्क होता है। तो इसके ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल गया था, आपको एज सुन एज पॉसिबल आंसर पे पहुंचना होता है, राइट। जो पाथ क्यू है उसमें भी क्या हो रहा है, CO2 तो एस्केप हो रहा है, बट जो आर डैश रेडिकल बन रहा है वो फिर से आर रेडिकल में ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो अब जैसे दूसरा वाला ऑप्शन अगर हम सेलेक्ट करें, तो दूसरे वाले ऑप्शन के हिसाब से अगर चेक करोगे तो इट इज C6H5 C डबल बॉन्ड O OCH3 दे रखा है। इसको अगर हीट कर रहे हैं तो आप देखो यहाँ CO2 एस्केप नहीं कर पाएगा क्योंकि C6H5 रेडिकल स्टेबल नहीं होता है। ये बनेगा C6H5COO रेडिकल प्लस OCH3 रेडिकल, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर रहा है, देखिए यहाँ से, और अब यहाँ से CO2 एस्केप नहीं कर सकती, यहाँ से फर्दर CO2 एस्केप नहीं कर सकती डायरेक्टली पहले गो में, तो पहले गो में तो यही सी रेडिकल बनेगा। तो आप देखो हमारे ऑप्शन के हिसाब से इट्स गिवन RCO रेडिकल एंड R डैश O रेडिकल। ठीक है, और बाद में उसने बोला हुआ है कि जो R डैश O रेडिकल है वो भी ब्रेक होकर R रेडिकल में कन्वर्ट हो जा रहा है, और CO2 एस्केप होकर कार्बोनिल कंपाउंड क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो अगर CO2 एस्केप होगी तो कार्बोनिल कंपाउंड नहीं बनेगा, C6H5 रेडिकल और OCH3 रेडिकल बनेगा। समझ आई बात नहीं? तो इट्स गिवन CH3O रेडिकल एंड C6H5 रेडिकल, तो दैट विल नॉट फॉर्म। इससे हमें पता चल जा रहा है कि जो हमारा स्टार्टिंग कंपाउंड स्कीम है वो एस से मैच कर जाएगी। तो दिस स्कीम इज एस। समझ आया? क्योंकि CO2 जो है वो पहले स्टेप से रिमूव नहीं हो सकती क्योंकि रेडिकल स्टेबल नहीं है, और दूसरे स्टेप में फर्दर जो हमारा CO2 एस्केप होने के बाद आर रेडिकल बनता है और RO रेडिकल बनता है, तो उसका मतलब आगे RO रेडिकल ब्रेक होने का स्कोप नहीं है, तो ये एस से मैच कर गया। तीसरा कंपाउंड देखो उसमें गिवन है C6H5CH2COO। तो अब आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से CO2 एस्केप करने का बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, और उसके बाद एक कार्बन है उससे 3 ग्रुप जुड़ेंगे, तो इस कार्बन CH3CH2CH2C6H5, दिस इज द रिएक्टेंट। अब देखो इसको थर्मली अगर हम हीट कर रहे हैं, तो उसके हीट करने से पहले C6H5CH2 रेडिकल बनेगा, उसके बाद CH3CH3 रेडिकल बनता है, और साथ में CO2 बनती है। ठीक है, तो पहले स्टेप में CO2 एस्केप हो रहा है, इसका मतलब इसका आंसर Q वाले से मैच करेगा। और उसके बाद देखो जो R डैश O रेडिकल बनता है वो फर्दर R रेडिकल X रेडिकल और एक कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका अगला वाला अगर स्टेप देखोगे आप, जो ये रेडिकल बन रहा है दूसरा वाला RO रेडिकल, पहला वाला रेडिकल तो फिक्स हो गया C6H5CH2,
इसको फर्दर अगर आप बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ओ रेडिकल, ये ओ रेडिकल है, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेंगे, यहाँ पे ओ ओ लिंकेज है, तो पहले एक CO2 एस्केप होने के बाद यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा इसको, और यहाँ से CO2 निकल जाएगा, तो ओ रेडिकल बनेगा। अब आप ध्यान से देख सकते हो ये बहुत स्टेबल रेडिकल है, जो पहले वाले से मैच कर रहा है, तो उसने बोला कि फर्दर हीटिंग से वही पुराना वाला आर रेडिकल दोबारा बन रहा है, और तब ये बन जा रहा है CH2 C डबल बॉन्ड CH2 प्लस C6H5CH2 रेडिकल। तो ये ऑप्शन तो मैच कर जा रहा है आपको, सी वाले ऑप्शन में देखो आर रेडिकल को रेड करने से आर रेडिकल बन रहा है, एक एक्स रेडिकल बन रहा है, और साथ में आपकी कार्बोनिल कंपाउंड बन जा रही है। देखो कार्बोनिल कंपाउंड CH3CO CH3 बन जा रहा है, और C6H5CH2 दोबारा रेडिकल बन जा रहा है, ये आपका क्यू से मैच कर देगा। अब ऐसे फोर्थ वाला चेक कर लीजिएगा, तो फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो सर्टेनली आंसर मैच करेगा, तो आउट होगी, वो एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, डन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्गेनिक बेस्ड क्वेश्चन। इसमें देखो सबसे पहले हमारे पास एक एल्काइन दिया हुआ है, और स्कीम से आपको डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट सेलेक्ट करने। सो आप ध्यान से देखो तो आपको पता है कि एल्काइन की रिएक्शन रेड हॉट आयरन से जब कराएंगे तभी एक एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा, और आगे की रिएक्शंस में देखो आपको ज़्यादातर रिएक्शन में क्लू दिख रहा है कि सम एरोमेटिक कंपाउंड्स की रिएक्शंस हैं, या जो प्रोडक्ट्स भी दिख रहे हैं उनमें आप देख सकते हो कि सब में बहुत हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। सो सर्टेनली वी शुड लीड टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मैं एक एक करके स्कीम वाइज रिएक्शन लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले पी के लिए रिएक्शन लिख रहा हूँ थर्ड वाली स्कीम से। तो स्टार्टिंग कंपाउंड इज एसिटीन। आप जानते हो एसिटीन को रेड हॉट आयरन में अगर हम हीट करते हैं, तो 1 लिख रहा हूँ तो आपको स्कीम देखते हुए चलना है। आई एम पिकिंग अप स्कीम 3। सो फर्स्ट स्टेप है रेड हॉट आयरन अगर आपने ऐड किया तो इट विल कन्वर्ट टू बेंजीन। अब बेंजीन के बाद इसमें हमने फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड H2SO4 हीट लिया हुआ है। सो सेकेंड रिएजेंट, अब देखो आइडली तो सेकेंड रिएजेंट में देख के हमें नाइट्रेशन कराना चाहिए, तो विल गो टू NO2 ग्रुप। बट उसके बाद देखो कंपाउंड दे रखा है H2SNH3, यानी कि कहीं ना कहीं जेनरल रिडक्शन कराना पड़ेगा। अब देखो ये एज पता क्वेश्चन मूव करना पड़ता है, तो हमें एक्चुअली में बनाना चाहिए था नाइट्रोबेंजीन, बट वी आर प्रिपेयरिंग 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन, बिकॉज जब तक आप 1,3 प्रोडक्ट नहीं बनाओगे तब तक NH4HH से रिएक्शन ही नहीं होती। तो उसके बाद जो फोर्थ स्कीम लगा रखी है हमने अमोनिया H2S वाले, तो दैट गिव्स यू अ जेनरल रिडक्शन काइंड ऑफ थिंग। उसमें से एक NO2 में से आउट ऑफ 2 NO2 एक NO2 रिड्यूस होकर H2 बन जाएगा, एंड दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक रिडक्शन। उसके बाद NaNO2 H2SO4 से रिएक्शन करा रहे हैं। सो देन एक ग्रुप इसमें से डाइजोनियम सॉल्ट, जो NH2 वाला ग्रुप है वो डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और फर्दर देखो उसकी हाइड्रोलिसिस कराई गई है। सो स्टेप 5 के बाद ये वाला ग्रुप फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब अगर आप इसका फॉर्मूला सेट करो, क्योंकि आपको फॉर्मूला मैच कराना है, सो इफ आई राइट द फॉर्मूला इट बिकम्स C6H5NO3। फॉर्मूला मैच करो, C6H5NO3 मतलब मैच कर जा रहा है, तो उसका मतलब पी का आंसर 3 होना चाहिए। अब देखो दीज आर सच लेंथी क्वेश्चंस, 3 मार्क का वेटेज है क्वेश्चन के लिए, तो वी कांट पुट दैट मच ऑफ टाइम, ऑल्दो मैं भी आपको पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बट अगर आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको पता चल चुका है कि बी और सी ट्राई करना है। तो उसका मतलब अब हमें केवल क्यू के लिए 1 या 4 में से कोई की स्कीम ट्राई कर लेनी चाहिए, जो फिट हो जाएगी उसी के बेसिस पे हम आगे कंटिन्यू कर जाएंगे। तो आइदर 1 और 4, तो अगर 1 ट्राई करोगे 1 फिट हो गया तो आंसर बी लिख देंगे, और 4 ट्राई किया और 4 फिट नहीं हुआ तो बी लिख देंगे, या 4 फिट हो गया तो सी लिख देंगे। सो लाइक वाइज यू हैव टू प्रोसीड थ्रू ऑप्शंस, राइट। तो अब हमारे पास क्यू वाला ऑप्शन है, जिसमें आप ध्यान से देखो हमारे पास 2 OH ग्रुप मेटा पोजीशन पे लगे हुए हैं, एंड नाउ हैव टू सेलेक्ट बिटवीन 1 एंड 3। तो आप देखो 1 वाले स्कीम में KMnO4 OH माइनस दे रखा है, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन कराना है। तो कहीं ना कहीं इस ऑक्सीडेशन रिएजेंट से अगर आप थोड़ा सा रिलेट करो, तो ये रिएजेंट कहीं ना कहीं इस ग्रुप को जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन होता है उसको ऑक्सीडाइज कराने के लिए यूज करते हैं। सो हमारे कॉमन थॉट के हिसाब से हमें स्कीम 1 की बजाय 4 ट्राई करना चाहिए। दैट इज जस्ट ए स्पेकुलेशन।
आप ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जितने एक्सपर्ट होते जाएंगे उतनी जल्दी आप कोई चीज़ क्लिक करेंगे। तो क्यू के केस में मैं स्कीम 4 ट्राई कर रहा हूँ, फिट हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर 1 ट्राई करूँगा। उसके बाद टाइम सेव करने के लिए थोड़ा सा आइडिया लगा लेना होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि KMnO4 स्कीम 1 में है, जो ऑक्सीडेशन कराने में हेल्पफुल है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कार्बन चेन कनेक्टेड सेलेक्ट करनी चाहिए। सो आई गो विद S फॉर 1। अभी मैं स्कीम 4 ट्राई कर रहा हूँ। तो स्कीम 4 में देखो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 60 डिग्री सेल्सियस पे हम हीट करा रहे हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू ट्रीट इट विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 H2SO4, and finally we dilute H2SO4 heat, and the final answer is given to you C6H5NO4। तो देखो अगर हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इसमें ट्रीट किया तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन फॉलो करेंगे हम लोग, तो सल्फोनेशन के रिएजेंट की तरह ट्रीट करेंगे इसको। सो इफ यू ट्रीट इट विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 60 डिग्री सेल्सियस, सो वी मे प्लान इट सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में देखो दोनों OH ग्रुप जो है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो उसमें देखो ये वाली पोजीशन एक के लिए ऑर्थो, दूसरे के लिए पैरा, और एक वाली वाली पोजीशन पहले वाले के लिए ऑर्थो, दूसरे के लिए पैरा, तो बोथ आर आइडेंटिकल पोजीशंस। तो हमने यहाँ पे SO3H अप्लाई कर दिया। इसके बाद देखो नेक्स्ट रिएजेंट जो दे रखा है, दैट इज द रिएजेंट ऑफ नाइट्रेशन, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो जब हम नाइट्रेशन कराएंगे तो अभी भी डायरेक्टिव इफेक्ट OH ग्रुप पे अप्लाई करना है। सो अनदर पॉसिबल पोजीशन ऑफ अटैक इज दिस वन। तो यहाँ पे हम कराएंगे नाइट्रेशन। तो 2 OH ग्रुप है और यहाँ नाइट्रेशन करा रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा ऑप्शंस की हेल्प से चला जाता है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि ड्यूरिंग नाइट्रेशन आप SO3H को भी सब्सटीट्यूट कर दो। इप्सो सब्स्टिट्यूशन मैंने सिखा रखा है कि हाईली एक्टिवेटेड ग्रुप्स में अगर नाइट्रेशन कराते हैं, बट चूंकि एक SO3H ग्रुप लगा हुआ है तो एक्टिवेटेड ड्रिंक्स में SO3H ग्रुप भी सब्सटीट्यूट हो सकता है। तो वो दैट डिपेंड्स ऑन द रिएजेंट। अभी हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से एक पोजीशन सब्स्टिट्यूट करा के देखा है, क्योंकि आपको क्लू में ऑप्शंस में देखो अगर ध्यान से, तो स्कीम 4 का जो आंसर है उसमें एक ही नाइट्रोजन है। इसका मतलब 2 बार नाइट्रेशन ट्राई नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद उसने सीधे डाइल्यूट H2SO4 हीट दे रखा है, तो उसका मतलब सल्फोनिक एसिड वाला ग्रुप फिर से सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 और हीट अगर ऐड करेंगे हम लोग, तो डाइल्यूट H2SO4 हीट के साथ जो SO3H ग्रुप है वो फाइनल H से रिप्लेस हो जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ही बोल सकते हैं आप। एक्टिवेटेड रिंग में SO3H ग्रुप सब्स्टिट्यूट हुआ, तो ये फॉर्म बना। और इसका पॉसिबल फॉर्मूला लिखेंगे तो इट बिकम्स C6H6NO4। सो C6H5NO4 बनेगा। कार्बन हाइड्रोजन काउंट करो, सो हाइड्रोजन भी 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन। सो C6H5NO4, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये मैच कर जा रहा है। तो इसका मतलब क्यू का आंसर 4 बन जाएगा। तो इससे हमें पता चल चुका है इसका आंसर तो सी लिखा है। अब बाकी स्कीम चेक करनी है तो मैं चेक कर देता हूँ। बार के लिए स्कीम नंबर 2 चेक कर लो। तो आर में हमारे पास NO2 ग्रुप है। तो फॉर आर वी वांट टू चेक स्कीम 2, ठीक है। तो मैं इसको जरा नीचे कॉपी करके लिख रहा हूँ। So for R we have to check scheme 2. This is the scheme 2 for R, and compound R is basically nitrobenzene। अब आपको चेक करना है कि ये फिट हो रहा है या नहीं हो रहा। अब ये सिर्फ फ्यूचर अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, अगर आंसर लिखने के लिए क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो नाइट्रोबेंजीन पे अगर आप स्कीम 1 अप्लाई करोगे, स्कीम 2 का फर्स्ट पार्ट अप्लाई करोगे, तो ये SnHCl से रिडक्शन होगा। इट विल कन्वर्ट टू एनिलीन ग्रुप NH2, then it is treated with CH3COCl। तो इनमें से शॉर्टेड बाउंड रिएक्शन C6H5NHCOCH3 एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करके Cl ग्रुप लीव कराएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आफ्टर दिस वी आर ट्रीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। आफ्टर दिस वी आर ट्रीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, so that may lead to sulfonation। NHCOCH3 group is ortho-para directing। NHCOCH3 is bulkier group, so we will prefer at para position। इसका सल्फोनेशन होने के बाद पैरा पोजीशन पे SO3H आ जाएगा। आफ्टर दैट वी आर यूजिंग HNO3, दैट मीन्स अगेन वी आर प्लानिंग फॉर नाइट्रेशन। तो प्लानिंग फॉर नाइट्रेशन मतलब NHCOCH3 ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पे हमें नाइट्रोजन लगाना पड़ेगा, क्योंकि पैरा पोजीशन आपने ब्लॉक कर दिया SO3H से। NHCOCH3 की ऑर्थो पोजीशन पे हम NO2 अप्लाई कर रहे हैं। दिस इज वन सब्स्टिट्यूशन। ऑल्दो
अगर हम चाहें तो सीधे SO3H को भी सब्स्टिट्यूट करके NO2 लिख सकते थे, बट यहाँ पे देखो फिर से एक क्लू दे रखा है आपको दोबारा, दैट इज डाइल्यूट H2SO4। इसको हमें फिर से यूज करना है फॉलोड बाई हीट। तो इससे पता चल रहा है कि अभी SO3H को इस ग्रुप में नहीं हटाना है। तो देखो जैसी स्कीम दी है उसके हिसाब से प्रोसीड करना है। अब यहाँ पे जैसे ही फिफ्थ वाला रिएजेंट हटाओगे तो अब SO3H जो है सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। सो इट विल कन्वर्ट टू NHCOCH3 NO2, और यहाँ पे H ग्रुप आके सब्स्टिट्यूट हो गया। और बाद में फिर से OH माइनस यानी अल्कलाइन मीडियम हाइड्रोलाइसिस कर दी तो NHCOCH3 ग्रुप हाइड्रोलाइज होकर फिर से NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और ये NO2 बन जाएगा। तो पॉसिबल फार्मूला लिखेंगे तो इट इज C6H6N2O2। तो C6H6N2O2 ये हमें ऑप्शन में चेक करना है, दैट इज मैचिंग। तो Q के लिए 2 स्कीम मैच कर जा रही है। एंड देन लास्ट ऑप्शन फॉर S वी हैव टू चेक फॉर स्कीम 1। तो S के लिए स्कीम 1 देखो पहले क्लू से ही समझ आ रहा है कि KMnO4 यूज कर रहे हैं हम लोग अल्कलाइन मीडियम में, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन ही कराना होगा। और अगर बेंजीन पे कोई कार्बन चेन कनेक्ट होती है तो डायरेक्टली ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो मैं आपको पूरी रिएक्शन वर्कआउट करके दिखा दे रहा हूँ ऊपर ही। In this case we have a CH3 group, along with this another group is NO2। अब इसकी रिएक्शन देखो, हमने सबसे पहले स्कीम 1 फॉलो करी तो CH3 ग्रुप ऑक्सीडाइज होकर COH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। KMnO4 अल्कलाइन मीडियम हीट से ऑक्सीडेशन कराते हैं तो जो कार्बन चेन कनेक्टेड होती है अगर उसके पास एक भी अल्फा H है तो दैट विल बी ऑक्सीडाइज कंप्लीटली। ठीक है, अब इसके बाद उसने इस पर फर्दर H+ वाटर दे रखा है। सो मीडियम अल्कलाइन था तो मतलब एक स्टेप पीछे भी लिख सकते हैं, इसको सॉल्ट फॉर्म में लिख सकते हैं दिस K+। इसके बाद इसको H+ वाटर दिया तो जो ग्रुप है वो COH ग्रुप में कन्वर्ट होगा। एंड देन वी हैव NO2 फर्दर ट्रीटेड विद SOCl2, सो C6H5COH जो COH ग्रुप है वो COCl में कन्वर्ट हो जाएगा कीपिंग NO2 इंटैक्ट। और बाद में इसकी अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे तो फिर से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है और ये अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा CONH2, Cl ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा and it is NO2। Now check the formula, it becomes C7 and H6N2 and O3। तो फॉर्मूला मैच कर रहा है। सो इस पूरे प्रोसेस को चेक करते हुए इसका अगर आंसर रिपोर्ट करेंगे, आंसर मस्ट बी C, which is P3Q4R2 and S1। So answer for this question is C। Clear? So there was just a clue, आपको क्वेश्चन में ध्यान देना था। मतलब जब मैंने पहली बार इसमें सबसे पहले स्कीम 3 सबसे पहले ट्राई करी थी उसमें बस देखो इस वाले स्टेप पे ध्यान देना था, क्योंकि कॉन्सेप्ट नाइट्रेशन कराते टाइम हम एक नाइट्रेशन कराएंगे या 2 नाइट्रेशन कराएंगे बेंजीन पे, ये अनप्रेडिक्टेबल होता है। बट एक्चुअली में अगला जो रिएजेंट हमें दे रखा था NH4HS, उससे हमें क्लू मिला जिनिन रिडक्शन का। सो वी हैव प्रिफर्ड कि हम फर्दर रिडक्शन कराएं, वहाँ फर्दर 2 बार नाइट्रेशन कराएं, नॉट रिडक्शन। तो NH4HS से हमें पता था कि 2 NO2 ग्रुप मिलेंगे तभी जिनिन रिडक्शन हो पाएगा, तो हमने इसका 2 बार नाइट्रेशन करा दिया। ये क्वेश्चन का क्लू था जो स्कीम देख के डिसाइड करना था, अदरवाइज इतना डायरेक्ट प्रेडिक्टेबल नहीं था, बट वी कैन डू दैट थिंग सीइंग द ऑप्शंस। चलो उसके बाद अगले क्वेश्चन में देखो वाइज द फॉलोइंग कॉलम लिखा है प्रोपेट पेयर्स। इसमें आपको पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म चेक करके बताना है, या बेटर टू से आइसोमरिज्म और मैग्नेटिक कैरेक्टर चेक करना है सारे केसेस में। सो लेट मी स्टार्ट अगेन। तो अब देखो इसमें अगर क्वेश्चन सॉल्व करने के एंगल से चले तो कोई एक पार्ट अगर सॉल्व कर दोगे तो काम बन जाएगा, बिकॉज आप ऑप्शन पी में देखो 1 2 3 4 ऑप्शंस हैं। अब ऐसे में क्वेश्चन को पहले स्टार्ट करने से पहले चीज सेलेक्ट कर लेनी होती है कि हमें कौन सी रो सबसे पहले ट्राई करनी चाहिए। उसमें देखो ऑप्शन 1 2 3 4 है, तो मतलब अगर इसका आंसर डिसाइड हो गया तो पूरी स्कीम खत्म, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। तो क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए आपको पहले ये चीज डिसाइड करनी होती है कौन से ऑप्शन से स्टार्ट करना है, कहाँ यूनिक ऑप्शन। अब आगे वाले केस में देखो यहाँ 2 जगह 1 आ रहा है, तो अगर इसका 1 मैच भी करा देंगे तो 2 ऑप्शन में फंस जाएंगे। या इसमें देखो 3 2 जगह आ रहा है, 4 2 जगह आ रहा है, इसमें भी 2 2 जगह आ रहा है, तो देख कहीं ना कहीं मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा। तो वील प्रेफर फॉर पी, यानी कि आपको पूरा क्वेश्चन पी से ट्राई करना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। तो ऐसे सवाल स्टार्ट करने से पहले प्राइमरी लेवल पे चेक कर लिया जाता है कि हमें किससे स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आंसर क्विकली मार्क करना है। अभी तो मैं समझाने के एंगल से आपको हर पार्ट सिखाऊंगा। पी वाले पार्ट में देखो हमारे पास क्रोमियम दे रखा है, ऑक्सीजन स्टेट चेक करेंगे तो +3 आ जाएगा। क्रोमियम का +3 ऑक्सीजन स्टेट, इफ यू विल मार्क इट इज D3 कॉन्फ़िगरेशन।
D3 कॉन्फ़िगरेशन है तो ये सर्टेनली पैरामैग्नेटिक आने वाला है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, irrespective of strong field ligand weak field ligand, because D3 कॉन्फ़िगरेशन में चाहे strong field ligand लिए जाए और चाहे weak field ligand लिए जाए, in both the conditions दो d ऑर्बिटल हमेशा खाली है, तो हाइब्रिडाइजेशन हर बार D2sp3 ही बनना है, बट उससे पैरामैग्नेटिज्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सो इट इज पैरामैग्नेटिक। इसके बाद अंदर लिगेंड्स में देखो तो 4 लिगेंड एक जैसे हैं और 2 लिगेंड डिफरेंट हैं, तो उसमें सर्टेनली सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म आएगी, राइट, सर्टेनली सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म आएगी, और उसमें आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है क्योंकि अंदर और बाहर दोनों सेम आयंस हैं, सो नो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल। तो हमें ऑप्शंस में आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म और सिस ट्रांस में से डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सर्टेनली इस केस में आपको सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म समझ में आ रहा है, तो आप पहले दोनों सीएल अपोजिट लगा दो, ये आपका ट्रांसफॉर्म हो गया, इसके बाद दोनों सीएल आप सिस फॉर्म में लिख लो, तो इसका दूसरा आइसोमर बन जाएगा, ये दोनों सीएल हमने सिस अप्लाई कर दिया, ये देखो दोनों दो था ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो आपको पता चल चुका है पैरामैग्नेटिज्म सिस ट्रांस आइसोमरिज्म मार्क करना है हमको आंसर, तो पैरामैग्नेटिज्म सिस ट्रांस आइसोमरिज्म के हिसाब से पी का आंसर 3 मैच करेगा, और पी का आंसर अगर 3 मैच करेगा तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर सर्टेनली बी हो जाना है। अब आप आगे के पार्ट अपने आगे के एस्पेक्ट से मैच कराना चाहते हो तो कर लो, अदरवाइज क्वेश्चन तो इतने से ही सॉल्व हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में बहुत ध्यान देना होता है, बिकॉज दिस मैथ्स का कॉलम्स आर 3 मार्क वेटेज, समटाइम्स 4 मार्क वेटेज में भी आता है, बट जो एक्चुअल मैथ्स का कॉलम क्वेश्चन होता है दैट इज 8 मार्क वेटेज, जिसमें हमें सारे केस चेक करने होते हैं, बट दीज आर द क्वेश्चन जहाँ सारे केस नहीं चेक करने होते हैं, सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज प्लेसेस। क्वेश्चन की लेंथ को देखते हुए पहले ही सिलेक्शन कर लेना चाहिए कौन सा पार्ट सॉल्व करना है। अब क्यू वाले पार्ट को आप ध्यान से देखो तो आपको क्लियरली समझ आ रहा है कि इसमें जीआई नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें 5 लिगेंड एक जैसे हैं और एक डिफरेंट है, बट इसमें आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म इज पॉसिबल बिकॉज सीएल बाहर आ सकता है, NO3 अंदर जा सकता है, तो अगर हम इसकी केवल ये क्लियर हो गया कि आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म है इसमें, तो अगर आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म है तो उसका आंसर या तो 1 या 4 बनेगा, सो बस हमें केवल चेक करना है कि पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा, और यहाँ पे टाइटेनियम का ऑक्सीजन स्टेट चेक करोगे तो इट इज Ti3 प्लस अगेन, so here we have Ti3 plus, Ti3 plus configuration will be 3d1 because titanium configuration is 4s2 3d2, 3 इलेक्ट्रॉन निकले d1, तो अब कैसा भी लिगेंड हो ये सर्टेनली पैरामैग्नेटिक आएगा, so there is no need to check further, और इसमें आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म अपने आप आ रही है, वो हमने पहले ही चेक कर लिया है, तो इसका आंसर जो बनेगा दैट विल बी 1, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन आर अगर चेक किया जाए, ऑप्शन आर में देखो प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स है, प्लैटिनम के केस में आपको पता है चाहे हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले या वीक फील्ड लिगेंड ले, तो उसमें सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करते हैं, बिकॉज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड का कॉन्सेप्ट 3D सीरीज के साथ होता है, तो प्लैटिनम के केस में वो चीज़ नहीं चेक करनी है। प्लैटिनम के केस में देखो हमारे पास जो लिगेंड्स हैं बेसिकली, उसमें एक एथिलीन डाइमाइन है, एक अमोनिया और एक सीएल है, तो डेफिनेटली चार लिगेंड वाला केस है, यानी कि स्क्वायर प्लेयर कॉम्प्लेक्स होगा ये सर्टेनली, और प्लैटिनम की ऑक्सीजन स्टेट मार्क करनी है तो कर लो, अदरवाइज इट इज सर्टेनली डायमैग्नेटिक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, और अगर ये डायमैग्नेटिक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो इट विल सर्टेनली इट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, वो आपको चेक करना है, बट इसमें एक लिगेंड क्योंकि देखो एथिलीन डाइमाइन है तो इसलिए सर्टेनली ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं पॉसिबल है। आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म पॉसिबल है क्योंकि सीएल लिगेंड बाहर जा सकता है और NO3 लिगेंड, सॉरी इस केस में सीएल लिगेंड बाहर जा सकता है और NO3 अंदर आ सकता है, तो इट कैन शो आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म एंड इट विल बी सर्टेनली डायमैग्नेटिक, ये चीज़ आप चेक कर लीजिए यहाँ पे आर ऑप्शन में, चूंकि प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स है, सो PTEN NH3Cl ये लिगेंड्स है हमारे पास प्लस NO3, तो यहाँ पे जो प्लैटिनम है उसकी ऑक्सीजन स्टेट मार्क करेंगे तो ये 2 प्लस ऑक्सीजन स्टेट आ रहा है, तो ये सर्टेनली DsP2 हाइब्रिडेशन आएगा स्क्वायर प्लेनर, सो इट इज स्क्वायर प्लेनर बट विल नॉट शो GI, क्योंकि एक बाइडेंटेड सिमेट्रिकल लिगेंड लगा हुआ है, सो विल नॉट शो GI, क्लियर है। तो उसके हिसाब से इसका आंसर अगर मार्क करेंगे तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं पॉसिबल है बट आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म पॉसिबल है, सो फॉर दिस आंसर मस्ट बी 4, एंड देन द लास्ट ऑप्शन विल चेक इज S। एस के केस में देखो कोबाल्ट है और कोबाल्ट ऑक्सीजन स्टेट इज +3, और आप यहाँ ध्यान से देख सकते हो कि अब यहाँ आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म नहीं पॉसिबल है क्योंकि दोनों नाइट्रेट लिगेंड है, तो इसमें GI ही आना है, आप बस केवल मैग्नेटिक कैरेक्टर चेक करना है, सो ऑक्सीजन स्टेट ऑफ कोबाल्ट ओवर हियर इज +3 और अमोनिया लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ट्रीट करेंगे,
सो कोबाल्ट 3+, कॉन्फ़िगरेशन 3D6, और अमोनिया चूंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और हायर ऑक्सीजन स्टेट भी है तो सर्टेनली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड फॉलो करेंगे। आयोडाइजेशन विल बी Tin2sp3 डायमैग्नेटिक। ठीक है, और अब अगर इसके जीआई का कॉन्सेप्ट चेक करेंगे तो इसमें 2 NO2 डिफरेंट है, तो इट कैन शो जीआई। सो इट विल शो सिस ट्रांस आइसोमर्स, क्योंकि 2 लिगेंड डिफरेंट है, विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो उसके बेसिस पे अगर इसका आंसर लिखेंगे तो दिस बिकम्स 2। तो एस जो है वो डायमैग्नेटिक एक्सिबिट सिस ट्रांस आइसोमर्स, एंड फाइनल आंसर विल बी बी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ऑल्दो आंसर हमने फर्स्ट क्लू से ही प्रेडिक्ट कर लिया था, बट पूरा सवाल सॉल्व करना था तो मैंने आपको एक एक ऑप्शन क्लियर कर दिया। जब भी कभी लिगेंड्स के केस में कंफ्यूजन आएगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को प्रेफरेंस दी जाती है, बाकी लिगेंड्स कैसे उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। अदरवाइज मैग्नेटिक मोमेंट क्वेश्चन में गिवन होगा, जिससे आप एक्चुअल में प्रेडिक्ट कर पाओगे कि आपको बाकी लिगेंड्स को कैसे ट्रीट करना चाहिए। नाउ टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। इन दिस क्वेश्चन देखो, अगर मैं आपको बहुत ध्यान से बताऊं तो हमारे कोर्स में ऑर्बिटल्स के फेज को लेके क्वेश्चन नहीं होते हैं, बट देखो आईआईटी ने बहुत ही स्मार्टली क्वेश्चन प्रिपेयर किया है। आप इसमें ध्यान से देख सकते हो कि एक ऑर्बिटल शेडेड है और एक ऑर्बिटल शेडेड नहीं है। तो जो ऑर्बिटल शेडेड है वो डिफरेंट फेज है, तो यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट फेज हैं, जबकि ये और ये दोनों सेम फेज हैं, क्योंकि दोनों सेम कलर रिप्रेजेंटेशन से दिखाए गए हैं, तो ये सेम फेज है। अब आपको सबसे पहले इसमें डिसाइड करना है, तो देखो 2 तरह के केस हैं। एक आपको डिसाइड करना है एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग में से, और दूसरा डिसाइड करना है सिग्मा और पाई में से। मतलब ऑर्बिट बॉन्ड जो है वो सिग्मा है कि पाई है, ये डिसाइड करना है, और बॉन्डिंग है कि एंटी बॉन्डिंग है वो डिसाइड करना है। अभी आप ध्यान से देखो कि जो पी है उसमें सेम फेज ओवरलैपिंग हो रही है, और क्यू जो है उसमें भी देखो सेम फेज ओवरलैपिंग है। आर जो है उसका ऑपोजिट फेज ओवरलैपिंग है, और एस में जो है ऑपोजिट फेज ओवरलैपिंग है। तो आपको पता चल रहा होगा कि ये बॉन्डिंग का केस आएगा, इसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होने वाला है, इसमें भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा, इसमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा, और इसमें भी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा। ये चीज़ समझ आ रही है, क्योंकि दोनों अपोजिट फेज है। ये देखो ये और ये अपोजिट फेज है, तो अपोजिट फेज की ओवरलैपिंग से एंटी बॉन्डिंग। अच्छा, अब ध्यान से देखो, तो पहले वाले केस में देखो एक्सियल ओवरलैपिंग है, यहाँ पे देखो ओवरलैपिंग अलॉन्ग एक्सिस है। ठीक है, यहाँ देखो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैपिंग है, ये भी परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैपिंग है, और अलॉन्ग द एक्सिस ओवरलैपिंग है। तो इसका मतलब अगर बॉन्ड्स की बात करेंगे तो ये सिग्मा फॉर्म हो रहा है सबसे पहले केस में, यहाँ पे पाई फॉर्म हो रहा है, ये सिग्मा फॉर्म हो रहा है, सॉरी ये पाई फॉर्म हो रहा है, और ये सिग्मा फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो पहले वाले ऑर्बिटल को अब ध्यान से देखो, पी वाले केस को मार्क करेंगे हम लोग। तो पी वाले केस में इट इज डी डी सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इट मींस इट शुड बी 4 डी डी सिग्मा, सॉरी नॉट 4, डी डी सिग्मा बॉन्डिंग चाहिए तो हमें 2, यानी पी का आंसर जो है वो मैच होकर आएगा 2। तो आंसर या तो ए होगा या सी होगा, तो एक एक करके मैच करा दे रहा हूँ। तो पी का आंसर 2 हो गया, क्योंकि पी वाला केस क्या हुआ, सिग्मा बॉन्डिंग डी डी। इसका क्यू वाले केस में चेक करो तो इट इज पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दैट्स ओवरलैपिंग ऑफ पी एंड डी, तो इसका मतलब क्यू का आंसर हो जाएगा 3। तो क्यू का आंसर 3 हुआ, तो इससे आपको पता चल चुका है कि आंसर इसका सी है। आगे चेक करना है, तो आर वाले केस में देखो एक पी और एक डी की ओवरलैपिंग है, एंटी बॉन्डिंग पाई बनाना है। सो एंटी बॉन्डिंग पाई मतलब 1, और एस के केस में अगर हम चेक कर रहे हैं तो इट इज एंटी बॉन्डिंग सिग्मा ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ डी डी। सो एंटी बॉन्डिंग सिग्मा डी डी मीन्स 4। तो उसके हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। तो ध्यान से देखो हमारे केस में, अब अगर आपको क्लियरली यहाँ पे जरा डी ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट समझा दो, तो ये डी ऑर्बिटल है, तो इसमें जो फेजेस होते हैं वो सेम फेज लिखे जाते हैं, जैसे दोनों प्लस प्लस लिखा, ये दोनों माइनस माइनस लिखा, तो ये फेज होता है। नॉर्मली हमारे कोर्स में फेज को लेकर क्वेश्चन नहीं है, बट आईआईटी ने इसको बहुत स्मार्टली डील किया। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट ऑफ वेव अप्लाई करना था कि सेम फेज वेव ओवरलैपिंग करेगी तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, और अपोजिट फेज में ओवरलैप करेगी तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। तो ये डिफरेंस ना है, इसलिए मतलब उन्होंने एक्चुअल चार्जेस नहीं लिखना चाहते थे वो, क्योंकि दैट विल बिकम आउट ऑफ सिलेबस। सो व्हाट दे हैव डन स्मार्टली, दे हैव यूज्ड द कलर कोडिंग और शेडिंग एंड नॉन शेडिंग, एंड देन दे फोर्स्ड यू टू डिसाइड द फेज। सो हमने फेज से डिसाइड करा कि बॉन्डिंग है कि एंटी बॉन्डिंग है, और फिर अलॉन्ग ओवर एक्सियल एक्सियल अलॉन्ग एक्सिस ओवरलैपिंग है, परपेंडिकुलर टू एक्सिस ओवरलैपिंग है, उससे सिग्मा और पाई
फिर टाइप ऑफ ऑर्डर से पीटी और टीटी और जो भी केस था वो डिसाइड किया, एंड देन यू रीच टू योर फाइनल आंसर सी. So this completes your paper.